हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम अभी इनसाइड टेस्ट नंबर 1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और प्रीवियस वीडियोस में हमने 25 तक कंप्लीट कर लिया था, 25 क्वेश्चंस तक। अभी हम 26 से वापस से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं नेक्स्ट वीक से मतलब मंडे से, आने वाले मंडे से चीज़ें शुरू करने जा रही हूँ। आपको हफ्ते डेली के डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में पाँच पाँच क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड। और संडे को क्या होगा, आपको पूरे हफ्ते भर के करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस दूंगी मैं। मॉर्निंग में करीब 30-40 क्वेश्चंस मैं डाल दूंगी और उसका एक्सप्लेनेशन या फिर आप आंसर कह सकते हो वो शाम में मैं बताऊंगी। और इसके अलावा हफ्ते के 3 दिन जो होगा वो आपका स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस होंगे। आई विल ट्राई कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो हो ही हों और उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। हफ्ते के 3 दिन ही केवल ये हो पाएगा। बेसिकली GS1 और GS4 मतलब कि एथिक्स का, और GS1 से हम कंप्लीट करेंगे। और मैं साथ में ये भी कोशिश करूँगी जो बचे हुए 3 दिन हैं उन 3 दिन में 1 या 2 दिन सोशियोलॉजी ऑप्शनल के भी एक क्वेश्चंस मैं कर सकूँ, इतना मैं कोशिश करूँगी। और साइड बाय साइड जो हमारा स्टैटिक पोर्शन का एक्सप्लेनेशन चल रहा है हर एक बुक का, वो भी कंटिन्यू रहेगा। आपको द हिंदू एडिटोरियल और इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल है, दोनों का डिस्कशन तो आपको सुबह मिल ही जाता है 6-6:30 बजे तक। आई विल ट्राई कि थोड़ा और पहले कर सकूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो ये सब चीज़ें हैं अब। और ये एक इनिशिएटिव भी शुरू कर दिया है, आपको हर हफ्ते ट्राई करूँगी कि एक इनसाइट का टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो सके। तो चलिए, ये सब बातें हो गई, ये सब हम करने वाले हैं। तो तब तक के लिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन 25 तक हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 26 जो कि हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है, वो है गुप्ताज के बारे में। ठीक है जी। जो गुप्ताज हैं वो ऐसा माना जाता है कि पॉसिबली एक फ्यूडरेटरीज थे किसके, कुशानाज के यूपी में। ठीक है जी। और जो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है वो मेंशन करता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के एक्सटेंसिव कॉन्केस्ट को। ठीक है जी। अब इसके आंसर जस्टिफिकेशन में कुछ चीज़ें गिवन है, ये भी देख लेते हैं। अब जो गुप्ता थे, सॉरी जो फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के, वो थे श्री गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स गिवन है। तो पहले स्टेटमेंट जो है, दिल्ली जो है वो पहले कैपिटल बना के तोमारा राजपूत के किंगडम के तहत कैपिटल बना उनकी। और दोबारा दूसरा स्टेटमेंट जो है, रजिया जो थी वो पहली विमेन थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे रूल किया था। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब जस्टिफिकेशन में आते हैं। तो जस्टिफिकेशन में एक ही चीज़, हाँ। अब क्या हुआ, पहले 10 इल्तुतमिश के जो टाइम पे जो रेन था, उनके पहले 10 सालों में, ठीक है जी, उन्होंने जो अपना उनका जो मेन कंसंट्रेशन था वो ये था कि जो भी उनका थ्रोन है उनको अपने राइवल से बचा के रखें। पहले 10 सालों में तो उनका यही रूल था। और इसी के बीच में जो आपके तेमुजिन थे, जो कि पॉपुलर, जिनको हम चंगेज़ खान के नाम से भी जानते हैं, जो कि लीडर्स ऑफ मंगोल्स थे, उन्होंने सेंट्रल एशिया को इन्वेट करना शुरू कर दिया था। ग्रीन गोल्डन लंगूर के बारे में स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। तो इसका जो लास्ट स्टेटमेंट है, चरकशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एक तरह से प्रोटेक्टेड हैबिटेट है किसके लिए, गोल्डन लंगूर के लिए, इंडिया में। जो हमारे घीस गोल्डन लंगूर का जो बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी फैमिली से। और ये क्या है, जो भी इंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीसीज है हमारे इंडिया में, उनमें से एक हैं। ठीक है जी। जो आपका गीस गोल्डन लंगूर है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल रीजन ऑफ वेस्टर्न आसाम, इंडिया में। और इसके साथ साथ जो हमारे नेबरिंग फुट हिल हैं, ब्लैक माउंटेन जैसे और भूटान, वहाँ भी पाए जाते हैं। और ये जो मंकी हैं, ये ज़्यादातर आपके ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे। इनके अगर IUCN की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में इनको इंडिजन की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट्स गिवन है। तो स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड सही है। मराठास को लार्जली जाना जाता था उनके एंडलेस मिलिट्री कैंपेन के लिए। और जो मराठास हैं, उन्होंने उन्होंने क्या किया था, एक जो प्रेजेंट का पंजाब और राजस्थान है उसके पार्ट को कंट्रोल कर लिया था। ठीक है जी। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था गुप्ता पीरियड के बारे में। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो भी सिविल और मिलिट्री लॉज थे वो क्लियरली डिमार्केटेड कर दिए गए थे इस पीरियड में। और जो आर्टिशंस मर्चेंट्स के गिल्ड थे या फिर और भी कोई चीज़ें थी, वो गवर्न की जाने लगी थी अपने खुद के लॉ के द्वारा। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं जस्टिफिकेशन में। जो जुडिशियल सिस्टम था वो कहीं ना कहीं डेवलप हो चुका था गुप्ता पीरियड के तहत। और काफ़ी लॉ बुक्स जो हैं उस टाइम पे कंपाइल की गई थी। ठीक है। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि बताया मैंने आपको, सिविल और क्रिमिनल लॉ जो थे वो क्लियरली डिमार्केटेड कर दिए गए थे। थीफ और अडल्ट्री के जो भी आपका क्रिमिनल थे इनसे रिलेटेड, ठीक है, वो लॉज या फिर जो भी डिस्प्यूट थे रिगार्डिंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सिविल लॉज, ये भी आता था।
ठीक है जी। अब आते हैं जो गुप्ता ब्यूरोक्रेसी है, उसने ये कहीं भी एलिब्रेट नहीं किया था, मतलब ऐसा एलिब्रेट नहीं था जैसे कि मौर्यास के टाइम पे था। ठीक है जी। जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होता था गुप्ता एम्पायर के टाइम पे वो था कुमार मात्याज। ठीक है जी। ये इनको जो अपॉइंट किया जाता था किंग के द्वारा ही उनके होम प्रोविंस और पॉसिबली इनको कैश में पे किया जाता था। अब हमें कुशानास के बारे में बताना है। जो अर्ली कुशानास किंग थे उन्होंने इशू किए थे काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन्स। ठीक है जी। विथ हायर डिग्री ऑफ मेटालिक प्योरिटी। ठीक है, जैसा कि गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन्स पाए थे उससे ज़्यादा हाई क्वालिटी के थे। जो कनिष्क थे उन्होंने स्टार्ट किया था एक मिनट सॉरी, हाँ जी, कनिष्क ने स्टार्ट किया था एक एरा जो कि AD 78 में था, जिसको हम शाका के नाम से भी, शाका एरा के नाम से भी जानते हैं। और इसको यूज़ किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी। ठीक है जी, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव गैस फील्ड के बारे में। ये जो है अंडमान सी में लोकेटेड है। जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप किया गया है 3 मेजर फेजेस में, जो कि स्कीम में, जो कि कंसोर्टियम है 6 कंपनीज की, लेड किया गया है इसको पॉस्को सब्सिडियरी ड्यूओ इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें कुछ आपके दिया हुआ है कौन कौन इंक्लूडेड है, 6 कंपनीज कौन कौन है उनके बारे में बात किया गया है। ये पूरा आपको दिख रहा है, ये आपका कोलकाता सितवे यहाँ तक है पूरा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, जो कि कहती है क्या, महाराजा रंजीत सिंह जो हैं उन्होंने जो सिख का एक डिवाइडेड ग्रुप था उसको यूनाइटेड करा, रीयूनाइटेड करा, और साथ ही साथ में स्टेब्लिश करा लाहौर को अपनी कैपिटल 1799 में। ठीक है जी। काफ़ी सारे लीडर्स आए 18th सेंचुरी में, और जो सिख है उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज कर लिया काफ़ी अलग अलग बैंड्स में, जिनको हम जाठास के नाम से भी जानते हैं, या फिर इनको बाद में मिसल्स के नाम से जाने लगा। ठीक है जी। जो इनका कंबाइंड फोर्स था उसको जाना जाता था ग्रैंड आर्मी या फिर दल खालसा के नाम से। जो एक एंटायर बॉडी है वो मिलती थी कहाँ पे, अमृतसर में। वो भी कब, बैसाखी के टाइम पे, या फिर जब दिवाली होती थी तब के टाइम पे, और मिलके एक आते थे, डिसीजंस लेते थे, जिसको हम रेजोल्यूशंस ऑफ गुरु या फिर गुर मातास कहते हैं। ठीक है। एक जो सिस्टम था इसको हम राखीवास कहते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि ऑफर करती है प्रोटेक्शन किसको, कल्टीवेटर्स को, जो कि क्या करते थे, अपने पूरा का पूरा टैक्स जो है 20% का पे करते थे उनको, जो भी उनको प्रोड्यूस होता था उसका 20% वो पे करते थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जो हेरिडिटरी सक्सेशन था दिल्ली सल्तनत का वो इनिशिएट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है जी। जो इल्तुतमिश है उन्होंने अपनी डॉटर जो थी रजिया सुल्तान उनको क्या किया था, अपना सक्सेसर बताया था, और इस तरह से हेरिडिटरी सक्सेशन जो है दिल्ली सल्तनत के लिए वो इनिशिएट कर दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अब क्या हुआ, जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई 1351 में, जो फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है जी, सॉरी, जो फिरोज तुगलक थे, उन्होंने एक यूनिक तरह का फीचर निकाला जिससे कि हम सुल्तान को चूज़ कर सके, और वो क्या था कि सुल्तान जो है नोबल के द्वारा चूज़ किया जाएगा। उन्होंने किसके लिए खान ए जहान मकबल भी इस्टेब्लिश करा था, अपॉइंट किया था सॉरी, जिसमें होगा क्या, एक तेलुगु ब्राह्मण था जिसने कन्वर्ट किया खुद को एज अ वज़ीर। वज़ीर का मतलब प्राइम मिनिस्टर। अब जो वज़ीर है वो सुल्तान को हेल्प करेगा उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, और जिससे कि उस सुल्तान की पूरी प्रेस्टीज मेंटेन हो सके उसमें हेल्प करेगा। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बहुत ही अट्रैक्टिव कैरेक्टर था हमारे मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री में। ठीक है, ठीक है जी। और उनका इंटरप्राइज था और जो नोवल एक्सपेरिमेंट्स थे वो एक एंडेड होते माइजरेबल फीचर्स में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे थे टाइम से। ठीक है। वो बहुत ही टॉलरेंट थे बाकी सारे रिलीजियस मैटर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आगे हम देखते हैं। जो फाउंडर थे हमारा साका रूलर के इंडिया में, वो आए थे 1st सेंचुरी BC में, जिनको हम म्याउस जो भी बोलेंगे, आई डोंट नो, उसके नाम से जानते हैं। इनका सन और जो सक्सेसर था वो था अजेज वन। ठीक है जी। जो कि कंसिडर किया था फाउंडर ऑफ विक्रमा एरा। ठीक है। अब प्रतिहारास के बारे में जान लेते थोड़ा सा। इसमें कुछ खास है नहीं प्रतिहारास के, आई मीन इसमें जो दिया है उसके बारे में आप ये पढ़ लेना, वैसे मैं इसको लिखा भी नहीं क्या है। ठीक है जी। अब पेंगोलिन स्पीशीज़ के बारे में पूछा गया है, तो जो पेंगोलिन्स हैं वो स्केली स्किन्ड मैमल्स होते हैं। पेंगोलिन्स की जो स्किन होती है, जो स्केल्स होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी। इनका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल टू क्रिटिकल एंडेंजर में वेरी करता है। ये दो तरह का होता है, जो चाइनीज़ पेंगोलिन है उसको लिस्टेड किया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, और जो इंडियन पेंगोलिन्स है, ठीक है जी, उसको लिस्ट किया गया है इंडेंजर्ड कैटेगरी में। ठीक है जी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ये है फाहियान के विजिट के टाइम के बारे में बात की गई है। तो जो फाहियान थे वो आए थे इंडिया में किसके रेन में, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। जो मेन पर्पस था उनका विजिट करने का, वो ये जानना चाहते थे कि जो लैंड है बुद्धा का, और वहाँ से वो बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट करना चाहते थे। वो वहाँ के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं थे। ये फाहियान की बात हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे बताना है मेडिवल इंडिया रूलर के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट जो लास्ट है, फिरोज तुगलक जो है उन्होंने सेट किया था एक सेपरेट डिपार्टमेंट स्लेव्स के लिए, जिसको जाना जाता था दीवान ए बंदगन, ठीक है जी। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि जो भी हॉर्सेस हैं उनके मिलिट्री में, उनको ब्रांड करना, ब्रांडिंग सिस्टम करना, ठीक है। अब पूछा गया है चौथ और सर देशमुखी टैक्सेस जो हैं वो किस टाइम पे आए थे, किसके टाइम पे आए थे। तो वो आए थे शिवाजी के टाइम पे। जो चौथ है वो बेसिकली 1/4 होता था, मतलब 25% किसका, आपका जो ग्रॉस रेवेन्यू है या फिर जो प्रोडक्ट है जिसपे पे किया जाए किसको, जागीरदार को, मराठा एम्पायर के, ठीक है जी। इसके रिटर्न में क्या होगा, जो स्टेट है, स्टेट जो है टैक्स देने वाले को एक अश्योरेंस देगा जिसमें कि नॉन एग्रेशन होगा हमारा मराठास आर्मी के द्वारा बाय अगेंस्ट दी एनिमी स्टेट। अब सर देशमुखी क्या होता है, सर देशमुखी एडिशनल 10% होता है चौथ के ऊपर, क्योंकि ऐसा माना जाता था जो भी टैक्स आ रहा है वो किंग के पास डायरेक्ट जाएगा, क्योंकि किंग क्लेम करता था हेरिडेटरी राइट अपॉन द टैक्स कलेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका है अल्बिनिज्म डिजीज़, इसके बारे में बात की गई है। ये एक रेयर ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है, अभी इसका कोई भी क्योर नहीं अवेलेबल है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि कॉज करता है स्किन, हेयर या फिर आई को भी, जिससे कि वो लिटिल या फिर नो कलर की हो जाती हैं। ये हमारे विजन प्रॉब्लम से भी एसोसिएटेड है। इसको कैरेक्टराइज किया गया था जिसकी जब भी आपके बॉडी में मेलानिन पिगमेंट का लैक होता है तब ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या, कौन से फूड ग्रेन्स थे जो कि एक्सटेंसिवली पाए गए हैं हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो आंसर है व्हीट, बार्ले एंड चिकपी। राइस पाया गया है बहुत, बट बहुत ही कम पाया गया था। तो जो बेसिकली गेन्स थे वो थे आपके व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीजम। मिलेट्स जो है वही पाए गए हैं आपके गुजरात में। जो फाइंडिंग ऑफ राइस हैं वो भी रिलेटिवली काफ़ी रेयर हैं। कुछ एनिमल बोन्स जो हैं जो कि इंक्लूड करता है कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पेग। बोन्स जो हैं वाइल्ड स्पीशीज़ की जैसे कि आपकी बोर, डियर और घड़ियाल की भी पाई गई हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया को सबसे पहले इन्वेट किया गया था ग्रीक के द्वारा, जिनको हम इंडो ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। और जो बहुत फेमस इंडो ग्रीक रूलर थे वो थे आपके मनेंद्र जी, ठीक है जी। अब जो मनेंद्र थे उन्होंने कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज़्म में बाय नागसेना, ठीक है जी, जिनको हम नागार्जुन के नाम से भी जानते हैं। अब मनेंद्र ने जो क्या है नागसेना से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे बुद्धिज़्म से रिलेटेड, और इन सारे क्वेश्चंस और जो नागसेना के आंसर्स थे उनको रिकॉर्ड कर लिया गया एक बुक के फॉर्म में, जिसको नाम दिया गया है मिलिंद पनहूर, जिसको हम क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। सोशियो कल्चर कंडीशन बतानी है आपको मेडिवल इंडिया के बारे में। तो जो भी हमारे आपके वेवर्स थे जैसे कि सेलियार, वो इमर्ज हो गया एक पॉस्परस कम्युनिटीज़ के द्वारा, ठीक है। और उन्होंने आप जो भी टेम्पल था मेडिवल टाइम पे वहाँ पे डोनेशंस भी करने शुरू कर दिए थे, ठीक है जी। अब जो महानवमी फेस्टिवल होता है वो भी एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने लगा हम्पी में। सूरत जो कि गुजरात में है, ठीक है जी, एक तरह का आपका एम्पोरियम बन गया था वेस्टर्न ट्रेड का, ठीक है, ड्यूरिंग मुगल पीरियड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोनार लेक के बारे में। ये एक तरह से यहाँ पे प्रोमिनेंट रेप्टाइल पाए जाते हैं, ठीक है जी। जैसे कि आपका लिजार्ड हो गया। आप देख लेते हैं जो लोनार लेक है वो नोटिफाइड किया गया एक तरह से नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट सलाइन सोडा लेक, जो कि लोकेटेड है आपका महाराष्ट्र में। लोनार लेक जो है वो क्रिएट की गई है बाय एन एस्टेरॉयड कोलिजन, ठीक है, जो कि विद अर्थ इम्पैक्ट ड्यूरिंग अ प्लेस्टोसीन एपॉक। ये जो लेक है लोकेटेड है वर्ल्ड के ओनली हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट फाउंड बाय बैलिस्टिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। तवारिख रिटन ड्यूरिंग सुल्तनत के पीरियड, दिल्ली सल्तनत के, ये इसके बारे में बात करेंगे। जो तवारिख है उसको नॉर्मली रिटन किया गया था बाय सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर। हालांकि काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं और आर्किटेक्चर्स हैं जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशली वैल्यूएबल, जैसे कि हिस्टोरीज, तारीख जो कि सिंगुलर है और तवारीख जो कि प्लूरल है, जो कि रिटन थी पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज उस टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन की है किसके तहत, वो भी अंडर दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो
स्क्रिप्ट है। चलिए जी, ये आगे की हम बात करते हैं अभी। तो ये क्वेश्चन है वापस से, स्क्रिप्ट कौन सी हैं जो अशोकन इंस्क्रिप्शन में यूज़ हुई थी, तो वो हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक एंड ग्रीक। ठीक है जी, चलिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। मुगल इंडिया के टाइम पे इबादत खाना क्या था, तो इबादत खाना एक तरह से मीटिंग हाउस था जहाँ पे डिस्कस की जाएंगी वेरियस रिलीजियस लीडर्स के द्वारा वहाँ उनकी टीचिंग। तो ये बिल्ड किया गया था 1575 सीई में बाय मुगल एम्पर अशोका, फतेहपुर सीकरी में, जहाँ पे एक गैदर हो सके स्पिरिचुअल लीडर्स का डिफरेंट रिलीजियस ग्राउंड के, जो कि आप आएँ और डिस्कस करें अपनी टीचिंग्स को ऑफ द रिस्पेक्टिव रिलीजियस लीडर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट खैर यहाँ की गलत हैं, तो अब सही स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। जो एक कोरल ट्रायंगल है, एक मरीन एरिया है लोकेटेड, जो कि आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, इसमें इंक्लूड होता है आपका वेस्ट वाटर ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, तिमोर लास्ते एंड सोलोमन आइलैंड। ठीक है जी। जो कोरल ट्रायंगल है वो होस्ट करता है एक एक तरह का बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लाइफ, जिसमें कि 75% होती हैं वर्ल्ड की कोरल स्पीशीज़ यहाँ पाई जाती हैं। करीब 600 डिफरेंट स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं। 2000 डिफरेंट टाइप ऑफ रीफ फिशेस पाई जाती हैं। ठीक है जी। रिफ्यूजीज वहाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके साथ ही साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है फॉर टूना एंड स्पॉन्स के लिए। ठीक है जी। वेल्स, डॉल्फिन्स, डुगोंग एंड व्हेल शार्क फीड ब्रीड एंड माइग्रेट इन दीज वाटर्स। और ठीक है जी। और जो कोरल ट्रायंगल एक तरह से होम है सिक्स ऑफ द वर्ल्ड 7 स्पीशीज ऑफ मरीन टर्टल। ये आपका रहा है पूरा की ट्रायंगल, कोरल ट्रायंगल। ठीक है जी। आप जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग के बारे में, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव ऑन कोरल रीफ, फिशरीज एंड फूड सिक्योरिटी के बारे में। तो जो ये है, ये पूरा आपका CTICFF है, ये एक मल्टीलैटरल पार्टनरशिप फॉर्म किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ 6 कोरल ट्रायंगल कंट्रीज इन 2009 में। ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो सके कि रीजनल प्लान ऑफ एक्शन हो सके इन 5 गोल के साथ। ही 5 गोल्स हैं कौन कौन से, डिसिग्नेशन ऑफ द इफेक्टिवली मैनेज्ड सीस्केप्स। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एन इकोसिस्टम अप्रोच टू फिशरीज मैनेजमेंट। ठीक है। इकोसिस्टम अप्रोच किया जाए ऐसा जिससे कि फिशरीज मैनेजमेंट को लाया जा सके, ऐसा एप्लीकेशन करना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फुल्ली फंक्शनल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम, एज एक फुल्ली फंक्शनल प्राइम प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम को बनाना। स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन एंड रेजिलियंस एंड इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ थ्रेटेड मरीन स्पीशीज। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग मौर्यन डायनेस्टी। जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसको फाउंड किया गया था बाय चंद्रगुप्त मौर्य, और साथ ही साथ जो आपका मैकेनाइजेशन है ऑफ चालुक्य का अगेंस्ट चंद्रगुप्तास एनिमीज, वो डिस्क्राइब किया गया डिटेल में मुद्रा राक्षा में, जो कि एक प्ले है रिटर्न किया गया था बाय विशाखा दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो वाटर रिजर्वियर है वो कहाँ पाया गया था, तो आंसर है ढोलावीरा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे, तो ये आपके एक ऑफिशियल हिस्टोरियन थे जो कि शाहजहाँ के रेन में थे। इन्होंने बुक लिखी थी पदशाहनामा। ठीक है। इसको हम ऑल्सो रेफर करते हैं बादशाहनामा के नाम से, जो कि बताता है रेन ऑफ शाहजहाँ के बारे में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मतलब कैट के बारे में बात करते हैं। तो कैट जो है जो भी प्रोसीजर लेट डाउन किए गए हैं बाय दी इन सिविल प्रोसीजर कोड 1908 उनको फॉलो ना करके, बल्कि वो प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस को फॉलो करता है। ठीक है। गाइड करता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बताता है। आर्टिकल 323A है जो वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो स्टेबलाइज कर सकें किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को, जिससे कि क्या हो, आपका डिस्प्यूट जो है रिलेटेड है आपके रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विस ऑफ द सेंट्रल स्टेट लोकल बॉडीज पब्लिक कॉर्पोरेशन और अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ को, इनके बीच में कोई भी आपका अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। आर्टिकल 323A ऐसा एम्पावर करती है पार्लियामेंट को। ठीक है जी। अब जो आपका कैट है वो सेटअप किया गया था 1985 में, जहाँ पे प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल बेंच होगी कहाँ पे दिल्ली पे, और इसके साथ ही साथ कुछ एडिशनल बेंचेस भी होंगी डिफरेंट स्टेट्स में, ऐसा प्रावधान था। अब जो इसका जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंड होता है ऑल इंडिया सर्विसेज में, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में, सिविल पोस्ट जो कि अंडर आती है सेंट्रल एंड सिविलियन एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफेंस सर्विसेज। हालांकि जो मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, ऑफिसर्स हैं और जो सर्वेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के और जो सेक्रेटरियल स्टाफ है पार्लियामेंट के, वो इसके कवर में नहीं आते हैं। ओरिजिनली क्या होता था, जो भी अपील अगर कैट का कोई आपको ऑर्डर है उसके आप अगेंस्ट देना चाहते हो, तो पहले आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट के पास नहीं जाना है, ऐसी कोई पावर नहीं थी उनके पास पहले।
ठीक है जी, डायरेक्टली हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। हालांकि बाद में चंद्र कुमार केस आया था 1997 में, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ डिक्लेयर की, अगर हम ऐसी कोई भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से अलग करते हैं तो ये पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है जी, और जो जुडिशियल रिव्यू है बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब ऐसा हो गया है कि अगर आपको स्कैट के अगेंस्ट में जाना है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाके पहले आप उस कंसर्न हाई कोर्ट में जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। जो मनसबदार थे वो मिलिट्री के, वो रिस्पॉन्सिबल थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनकी कि वो रिक्वायर करें और मेंटेन करें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्वारार्स, नंबर ऑफ, हाँ जी, स्वारार्स कावलरी मैन को। ठीक है जी, और जो ज़्यादातर मनसबदार थे वो एक एक्चुअल रेसिडेंस नहीं थे, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनके जागीरदार का। ठीक है जी, जागीर का आई मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अर्बन प्लानिंग ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड के बारे में आप पूछा गया है। जो सिटेडल है वो एक थोड़ा हाइट पे बना हुआ था। ठीक है, और ऐसा माना जाता था कि जो पूरी बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट की थी मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे। ठीक है जी, और जो सिटेडल और लोअर टाउन दोनों ही वॉल्डेड थे, दीवारें बनी हुई थी। चलिए अभी आगे देखते हैं। अब पूछा गया है अजात शत्रु के बारे में। उनको कहा जाता, ऐसा माना जाता है कि ये गौतम बुद्ध से मिले थे, और जो पूरा सीन है ये डिपिक्ट किया गया है बरहुत के स्कल्पचर्स में भी, और उन्होंने ही एक तरह का इंस्ट्रूमेंटल बनाया था जिससे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को एक कन्विन कर लिया जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है क्या। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट के द्वारा होली ओन्ड की गई बॉडी है। ठीक है जी, जिसको सेटअप किया गया था 1957 में, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा कि हम प्रमोट कर सके एक्सपोर्ट्स को अपनी कंट्री से बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है जी, ये फंक्शन करती है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तहत आता है। जो ईसीजीसी प्रोवाइड करता है कुछ प्रोटेक्शन है, आप इनको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने में खाली टाइम जाएगा और कुछ नहीं। आप इनको पढ़ लोगे, पूरा रट्टू वाला है, आप रट्टू वाला नहीं मैं कहूँगी, बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या दर करता है ये। अहोम्स के बारे में पूछा गया है। तो जो बेसिकली अहोम्स है वो माइग्रेट किए थे ब्रह्मपुत्र वैली में, कहाँ से, जो कि आज का प्रेजेंट डे म्यांमार है, वहाँ से वो माइग्रेट हुए थे ब्रह्मपुत्र वैली में 13th सेंचुरी में। अहोम जो है उन्होंने बहुत ही लार्ज स्टेट बिल्ड किया था, और इसके लिए उन्होंने फायर आर्म्स का भी यूज़ किया था अर्ली 1530s में। ठीक है जी, इन्होंने इन्होंने क्रिएट किया था एक नया सिस्टम, जिससे कि जो भी ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम था उसको सप्रेस कर दिया गया था, उसको नाम किया गया था भुइयांस के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी, चलिए अब क्या हुआ 1662 में जो मुगल थे अंडर मीर जुमला, उन्होंने अटैक किया था अहोम किंगडम्स पे। हालांकि बहुत ही ब्रेव डिफेंस होने के बाद भी जो अहोम्स थे वो हार गए थे, लेकिन जो मुगल जब वो हार गए तो मुगल उनको जीत लिया, लेकिन जो मुगल का डायरेक्ट कंट्रोल था इस रीजन पे वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी ड्यूरिंग लेटर वैदिक टाइम्स पे, उनके बारे में पूछा गया है। जो विधाताज हैं वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए थे, और उसके साथ ही साथ जो आपका सभाज और समितिज थी वो डोमिनेट की जाने लगी थी वॉरियर्स एंड ब्राह्मण्स के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी दो नए क्रॉप्स जो हैं इनका, जो टबैको और मेज जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे इंडिया में, और जो कोरोमंडल कोस्ट है वो एक तरह का सेंटर बन गया टेक्सटाइल प्रोडक्शन का। ठीक है जी, पटेटो एंड रेड चिलीज़ जो है वो भी 18th सेंचुरी के आसपास आई थी। ठीक है जी, और ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी हो सकता है कि चूँकि लेदर का कॉस्ट बहुत हाई था, तो जो राइस मिलेट्स और पर्सेस थी वो एक तरह से स्टेपल फूड बन गया कॉमन पीपल के लिए, जो कि हम आज भी बहुत खाते हैं राइस वाइस। ठीक है, और जो मोस्टली फ़िश था वो कोस्टल रीजन में बहुत पॉपुलर हो गया। वहीं जो घी की बात करें और जो ऑयल था वो काफ़ी चीपर हुआ करता था। सॉल्ट और शुगर जो है एक्सपेंसिव था। इसे, और आपको पता है जो रूरल पीपल्स के पास प्लेंटी ऑफ कैटल्स हुआ करते थे, तो मिल्क और या फिर जो मिल्क के प्रोडक्ट्स थे वो भी आसानी से अवेलेबल थे। लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के बारे में। ये मैनेज किया जाता है बाय वर्ल्ड बैंक और भी अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा। इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस प्रोग्राम का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें जो क्या कन्वर्ट वॉल्यूम करना, जो पर कैपिटा मेजर है किसका, जीडीपी का। ठीक है जी, और जो भी इसका एक्सपेंडिचर कंपोनेंट है, ठीक है, उनको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, कॉमन करेंसी, और इसका यूज़ करके पीपीपी का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है जी, वो नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है हमारे इंडिया के लिए।
तो ये अच्छा थोड़ा ये भी देख लेते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के बारे में। तो ये जो भी स्टैटिकल इनिशिएटिव है वर्ल्ड का उनमें से एक बहुत ही लार्जेस्ट है ये। ठीक है जी। और बाद में हाँ, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया ने ऑलमोस्ट सारे ही आईसीपी के राउंड में पार्टिसिपेट किया है जब से इसका इंस्पेक्शन हुआ है 1970 में, तब से। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है हमारे इंडिया में, बात कर ली हमने, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसकी प्लानिंग में, कोऑर्डिनेटिंग में और इम्प्लीमेंटिंग नेशनल आईसीपी इनिशिएटिव। इंडिया ने को चेयर भी किया था आईसीपी को, गवर्निंग बोर्ड किसके साथ, वो भी अलॉन्ग विद स्टैटिक ऑस्ट्रिया फॉर द आईसीपी 2017 साइकिल। तो 60 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी के जो 40 क्वेश्चन हैं उनको भी जल्दी से जल्दी हम ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।